जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। आरोही अपनी टीम के साथ बड़ी झील के सीहोर बाईपास वाले एरिया पर पहुंची, जहां अब तक गोताखोर डेड बॉडी निकाल चुके थे। क्या हुआ है यहाँ पर? मिली बॉडी? आरोही ने कहा। यस मैडम, डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली है। लड़की की डेड बॉडी है। यहाँ के बोट चलाने वाले लड़कों ने खबर की थी। हेड कांस्टेबल बोला। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। क्या उम्र होगी लगभग लड़की की? आरोही ने बॉडी की तरफ देखते हुए कहा। यही कोई 18 या 19 साल होगी मैडम, और बाकी डाउटफुल केस है। कांस्टेबल बोला। डाउटफुल मतलब? आरोही की आंखें छोटी हो गई। ये देखिए, कांस्टेबल ने लड़की की शर्ट को पेट से ऊपर करते हुए कहा। उसके पेट और पीठ दोनों तरफ लंबे लंबे कट थे और मोटे मोटे टांके लगे हुए थे। ये तो बहुत ही सेंसिटिव केस है। बॉडी को तुरंत की तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो मौत का कारण क्या है, और साथ ही साथ इसका फोटो सभी न्यूज चैनल और न्यूज पेपर में भेज दो। सर्कुलेट कर दो ताकि इसकी आइडेंटिटी रिवील हो सके। आरोही ने कहा। जी मैडम, फॉर्मेलिटी पूरी करो। आरोही आगे बोली। जी मैडम जी, कांस्टेबल बोला और बाकी की फॉर्मेलिटी करने लगा। आरोही ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। कोई मिसिंग रिपोर्ट आसपास के एरिया से आज कल में या 2-4 दिन पहले अगर हो तो उससे इस लड़की हुलिया मैच करो। यस मैडम, मैंने पता किया था आपके यहाँ आने से पहले और कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, और जो मिसिंग रिपोर्ट है उनकी फोटोज भी मैंने दूसरे पुलिस स्टेशन से मंगा लिए। कोई भी फोटो इस लड़की के साथ मैच नहीं कर रहा। सब इंस्पेक्टर बोले। लगता है कोई रैकेट सक्रिय हो गया है। लड़की की बॉडी पर निशान देखकर साफ समझ में आ रहा है कि उसकी बॉडी के ऑर्गन्स निकाले गए हैं। मुझे ये केस ऑर्गन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड लग रहा है। इससे पहले कि हम गैंग का पता लगाए, ये पता लगाना जरूरी है कि लड़की कौन है और मामला क्या है, आरोही ने कहा, और फिर वापस पुलिस स्टेशन के लिए निकल दी क्योंकि उसकी टीम ने बाकी का काम संभाल लिया था। आरोही पुलिस स्टेशन में बैठी आगे का प्लान कर ही रही थी कि थोड़ी देर में कांस्टेबल भी आ गया और उसके हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। क्या हुआ क्या है रिपोर्ट में? आरोही ने कहा। राज देशमुख जो कि लॉकअप में था वह भी वही उठकर आकर सलाखें पकड़ के खड़ा हो सुनने लगा। मैडम, आपका शक बिल्कुल सही था। यह मामला ऑर्गन ट्रैफिकिंग से ही जुड़ा हुआ है। लड़की की बॉडी के अंदर से किडनी, हार्ट समेत कई वाइटल ऑर्गन्स गायब है, और साथ ही फिजिकल असॉल्ट के भी साइन है। कांस्टेबल बोले। व्हाट इज गोइंग ऑन? आरोही बोली। ये तो शुरुआत है मैडम, और जब इस तरीके की घटनाएं शुरू होती है तो फिर इतनी आसानी से नहीं रुकती। अब तो यह आपके ऊपर है कि आप कितनी काबिल इंस्पेक्टर है। अगर काबिल है तो रोक कर दिखाइए ये सब, राज देशमुख ने कहा। तो आरोही ने गुस्से से उसे घूरा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो जैसे कि तुम सब जानते हो, या तुम भी इन सब में शामिल तो नहीं? आरोही ने आंखें छोटी करके कहा। 1 हफ्ते से आपके पुलिस स्टेशन में कैद हूं। मेरा इन सब से क्या लेना देना? फिर भी मेरी तरफ से तो आपको खुली छूट है ना। ढूंढिए सबूत और चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। दिला दीजिए मुझे सजा, पर सबूत होने चाहिए। करिए इंक्वायरी, लगाए अपना जोर। मैं भी तो देखूं कि कितनी बड़ी इंस्पेक्टर बनी फिरती है आप। राज देशमुख ने कहा। तो आरोही का चेहरे पर गुस्सा आ गया। सुना है आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान सबसे ज्यादा पॉइंट्स लिए थे, इसीलिए तो आपको आपके होम टाउन पर पोस्टिंग मिली। टॉप किया था आपने ट्रेनिंग के टाइम पर। तो क्या सीखा आपने? जो सीखा है उसे लगाए आप अपने काम पर। मेरी मंजरी को तो आप नहीं ढूंढ पाए, कम से कम इस लड़की के बारे में ही पता कर लीजिए, वरना मैं तो यही कहूंगा कि पुलिस पूरी तरीके से फेल है। राज देशमुख ने कहा। तो आरोही ने टेबल पर हाथ दे मारा। पुलिस व्यवस्था क्या है तू अभी नहीं समझ पाएगा। पुलिस अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि तेरे जैसे क्रिमिनल के हिसाब से चले। और रही बात तेरी मंजरी की, तो उसे तो मैं पाताल से खोज कर लाऊंगी, जिंदा या मुर्दा। अगर उसे मारा है तो भी कहीं ना कहीं तो बॉडी छुपाई होगी ना। ढूंढ कर लाऊंगी उसे, जहां कहीं से भी मिलेगी वहां से लेकर आऊंगी मैं। और रही बात इस लड़की की, तो बहुत बड़ी भूल कर दी जिन्होंने भी इसकी बॉडी को इस तरीके से मेरे सामने लाया है। आरोही अवस्थी को अभी तक जाना नहीं इन लोगों ने। अब इस पूरी गैंग का सफाया न कर दिया तो मेरा नाम भी आरोही अवस्थी नहीं। आरोही गुस्से से बोली और कांस्टेबल को लेकर वहां से निकल गई। यही तो मैं चाहता हूं इंस्पेक्टर साहिबा कि आप ढूंढे। आप कहीं से भी लाए, पर ढूंढ कर लाए सच्चाई को, क्योंकि मैं जानता हूं कि कोई कितना भी गहरे पानी में क्यों ना हो, ऊपर जरूर आता है। पानी कभी किसी को अपने अंदर छुपाकर नहीं रखता, वह उसे सतह पर फेंकता ही है।
और मैं चाहता हूं कि आप सच्चाई सामने लाओ, मेरी मंजरी की भी और इन होने वाली घटनाओं की भी। राज देशमुख ने खुद से ही कहा और फिर लॉकअप में ही जमीन पर बैठ गया। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन में हलचल मच गई। एक आलीशान गाड़ी में अपने गार्ड्स के साथ मिस्टर देशमुख आए थे, राज देशमुख के फादर। सॉरी सर, लेकिन बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के आप नहीं मिल सकते, सब इंस्पेक्टर ने बोला। बेटा है मेरा, ऐसे कैसे नहीं मिल सकता मैं उससे, मुझे मिलना है, और रही बात ऑर्डर की तो मेरा वकील ऑर्डर लेकर आता ही होगा, मिस्टर देशमुख रॉब के साथ बोले। तब तक आप वेट कर लीजिए ना सर, आपका वकील हमें कागज दिखा दे उसके बाद हम मिलने देंगे, सब इंस्पेक्टर बोले। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभिराज देशमुख को माना करो, मिस्टर देशमुख बोले। प्लीज सर, समझने की कोशिश, मैं मानता हूं आपकी बहुत पहचान है, बहुत पोजीशन है, पर पुलिस स्टेशंस के कुछ रूल होते हैं, कानून के कुछ रूल होते हैं, और उन रूल्स को तोड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं है। आप चाहे तो हमारी इंस्पेक्टर मैडम से बात कर सकते हैं। मैडम कौन है, बुलाए उन्हें, देशमुख बोले। वह अभी नहीं है, वह काम से गई हुई है, जब वह आ जाएंगी तब आप उनसे बात कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर बोले। क्या मतलब है कि तब तक मैं यहां पर इंतजार करता रहूंगा? मिस्टर देशमुख नाराज हो उठे। सर, आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, या तो हमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर दिखाए या आप आरोही मैडम के आने तक इंतजार कीजिए, सब इंस्पेक्टर ने कहा। तो मिस्टर देशमुख ने मुट्ठियां भींच ली। 15 मिनट के इंतजार के बाद उनका वकील ऑर्डर लेकर आ गया और सब इंस्पेक्टर ने उन्हें राज से मिलने की परमिशन दे दी। मिस्टर देशमुख और राज आमने सामने बैठे हुए थे और बीच में टेबल रखी हुई थी। राज के नजर झुका रखी थी तो वही मिस्टर देशमुख लगातार उसे देख रहे थे। जवाब दोगे मुझे, यह नया क्या नाटक फैला रखा है? और यह मंजरी कौन है आखिर? आज तक तो मैं इसका नाम नहीं सुना। और तुम्हारी शादी कब हुई? तुम्हारी शादी कहाँ से आ गई यूं अचानक से? तुम्हारी वाइफ मंजरी, ये सब हो क्या रहा है? राज प्लीज टेल मी, मिस्टर देशमुख बोले। आपको मेरे बारे में कुछ पता ही कहाँ होता है डैड, जो आपको ये पता होगा कि मंजरी कौन है और मैंने शादी कब की? राज की ठंडी सी आवाज गूंजी। मुझे कुछ पता हो ना पता हो, पर इतना मुझे पता है कि जो तुमने पुलिस को बताया है वैसा कुछ भी नहीं है। ना ही कोई मंजरी नाम की लड़की तुम्हारी लाइफ में है, ना ही तुम्हारी कोई शादी हुई है, और ना ही तुमने किसी का खून किया है। फिर यह सब क्या है? क्या चल रहा है? आखिर कर क्या रहे हो तुम? प्लीज बेटा बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मिस्टर देशमुख बोले। पर राज खामोश रहा। तुम्हें मजबूर कर रहा है क्या कोई? तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है कोई, या कोई तुम्हें फंसा रहा है? जो कुछ भी बात है प्लीज राज मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम्हारा डैड हूं मैं, कोई गैर नहीं, मिस्टर देशमुख बोले। तो राज के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आए। तो आपको याद है कि आप मेरे डैड हो? द ग्रेट मिस्टर अभिराज देशमुख मेरे डैड है। ओह गॉड, मुझे क्या कोई बीमारी हुई है? समथिंग लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, राज बोला। तो मिस्टर देशमुख ने उसे घूर के देखा। मैं तो भूल ही गया था कि आप मेरे डैड हो। मुझे तो सिर्फ इतना ही याद था कि आप मेहुल के पापा और मिसेज रचना देशमुख के हस्बैंड हो। बाकी मेरे फादर मिस्टर अभिराज देशमुख की डेथ तो मेरी मदर की डेथ के 1 साल बाद ही हो गई थी, जब उन्होंने मिसेज रचना देशमुख के साथ शादी की थी, राज ने कहा। तो मिस्टर देशमुख के चेहरे पर शर्मिंदगी आ गई। एक फादर के फर्ज को इतने अच्छे से नहीं निभा पाया जितना निभाना चाहिए। पर बेटा, पैसे में कहीं कोई कमी नहीं रखी है मैंने, और रचना दिल्ली में रहते हैं, पर तुम और मेहुल तो यहाँ भोपाल में हो ना। जितनी कंपनी, जितनी प्रॉपर्टी मेहुल के नाम है उतने ही तुम्हारे नाम है। किसी बात की कोई कमी नहीं है। तुम दोनों के पास अपने अपने बंगले हैं। मैंने कहाँ कमी रखी है तुम्हारे लिए कुछ भी करने में, मिस्टर देशमुख बोले। आपको क्या लगता है पैसा एक बाप की कमी को पूरा कर सकता है? मिस्टर देशमुख, आपने पैसे की कोई कमी नहीं रखी है, पर मुझे फैमिली की कमी महसूस हुई है। मुझे मेरे फादर की कमी महसूस हुई है। मेरी माँ की डेथ के बाद से मुझे लगा कि मैं अनाथ हो गया, क्योंकि शायद उसी दिन मैंने मेरे फादर को भी खो दिया। राज उनकी आंखों में देखकर बोला, मैंने गलती की, पर अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। प्लीज मुझे सारा सच बताओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर देशमुख उसके हाथ के ऊपर हाथ रखकर बोले, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगे मिस्टर देशमुख, क्योंकि सच्चाई बहुत कड़वी है, और सच्चाई जानने के बाद आप अपने कदम खुद ही पीछे ले लेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अभी भी दूर रहें मेरे मामलों से, राज गहरी आवाज में बोला। इस तरीके से तो तुम्हें सजा हो जाएगी, फांसी लगवा देंगे ये लोग तुम्हें, क्योंकि तुम कुछ भी बता नहीं रहे हो। ये लोग कुछ भी तो सबूत इकट्ठा करेंगे और साबित कर देंगे कि मंजरी को तुमने मारा।
जबकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मिस्टर देशमुख उसे समझाते हुए बोले, जो होगा वह मैं देख लूंगा मिस्टर देशमुख। आप प्लीज यहां से चले जाए और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। राज ने कहा और उठ खड़ा हुआ और फिर कांस्टेबल की तरफ देखा, जो कि वही कुछ दूरी पर खड़ा हुआ। आगे से अगर यह मुझसे मिलने आए तो प्लीज मुझ में इनसे नहीं मिलना। मैं अपनी फैमिली में किसी से नहीं मिलना चाहता, इस बात का आप ध्यान रखिए, अन्यथा मैं खुद आरोही अवस्थी को बोल दूंगा कि मुझे मिस्टर देशमुख या देशमुख फैमिली के किसी मेंबर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राज ने कहा और उठकर वहां से दूसरी तरफ चला गया। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ और फिर साहब जी आपके बेटे आपसे मिलना ही नहीं चाहते तो फिर। कांस्टेबल अभी बोल ही रहा था कि मिस्टर देशमुख ने उसे घूर कर देखा। वह मुझसे मिलना चाहे या ना चाहे मैटर नहीं करता, बेटा है मेरा और मैं मिलना चाहता हूं, इतना काफी नहीं है क्या आपके लिए? मिस्टर देशमुख बोले तो कांस्टेबल खामोश हो एक तरफ हो गया और मिस्टर देशमुख गुस्से से लाल किया हुआ मुंह लेकर वहां से बाहर निकल गए। उसके जाते ही कांस्टेबल बाहर निकला तब तक आरोही भी आ गई थी और कांस्टेबल ने आरोही के पास जाकर वह सारी बात बता दी जो मिस्टर राज देशमुख और मिस्टर अभिराज देशमुख के बीच हुई थी। उन्हें शक तो नहीं हुआ कि तुम सुन रहे हो, क्योंकि यह राज देशमुख जितना भोला सूरत से दिखता है उतना ही कमीना है। आरोही ने कहा, बिल्कुल शक नहीं हुआ, मैं दीवार के साइड में था, उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें समझ नहीं आया होगा। कांस्टेबल ने पूरी बात बताई। इस बात से मुझे और डाउट हो रहा है। अभिराज देशमुख के हिसाब से ना ही तो कोई मंजरी नाम की लड़की है और ना ही राज देशमुख की कभी शादी हुई थी, फिर यह सब पंगा क्या है? आरोही ने कहा, मैडम जी यह भी तो हो सकता है कि राज ने चुपके से शादी की हो, अपनी फैमिली को नहीं बताया हो, उन्हें नहीं बुलाया हो अपनी शादी में, क्योंकि जिस तरीके से बाप बेटे बात कर रहे थे समझ आ रहा था कि दोनों का रिश्ता कितना उलझा हुआ है। फिर ऐसे में अगर राज देशमुख शादी बिना किसी को बताए भी करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। कांस्टेबल बोला, हाँ इस बात में भी दम है, बाकी मैं सब पता करके ही रहूंगी, आरोही ने कहा और फिर राज के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने लग गई। उसके जितने कॉन्टैक्ट थे, जितने खबरी थे, उसने सबको अलर्ट कर दिया। ये दोनों केस उसे पूरी तरीके से उलझाए हुए थे और अब उसे बस जल्द से जल्द इन सब से बाहर निकलना था। उधर श्वेता ने इनाया को घर के अंदर लाया और फिर अरमान के दादा दादी यानी कि रामजी और सरोजिनी से मिलाया। इनाया ने तुरंत झुककर उनके पांव छुए। अरे वाह, बड़ी प्यारी बच्ची है, हमारे घर के बच्चों के जैसे ही संस्कार है। सरोजिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा। संस्कार तो संस्कार देने वाले के ऊपर होते हैं दादी, अब इनमें आपका घर क्या और हमारा घर क्या? जिस तरीके से आपके घर में आप हो और अपने बच्चों को सही चीज सिखाते हो, वैसे ही मेरे घर में दादी माँ है, उन्होंने भी कान पकड़कर मुझे सारी चीजें और सारी अच्छी आदतें सिखाई है। इन्हीं ने जवाब दिया तो बाकी सब लोग मुस्कुरा उठे, तो वहीं नानी ने इनाया को घूर कर देखा। लड़की को न जाने अकल कब आएगी, जब पता है कि इस घर में रिश्ता तय है, शादी होने वाली है, तब भी इसकी बकबक बंद नहीं होती है। नानी बोली तो इनाया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। रिश्ता क्या तय है? भूलिए मत, मुगले आजम अभी रिश्ता हुआ नहीं है। और श्वेता माँ ने कहा ना कि मुझे पूरा हक है अरमान को रिजेक्ट करने का या सेलेक्ट करने का, और अब तक तो मैंने अरमान को देखा ही नहीं है, तो आप कैसे कह सकती हो कि रिश्ता तय है? इन्हीं आंखें छोटी करके कहा तो नानी ने सिर पकड़ लिया। साही तो कह रही है इनाया, अभी तक तो उसने अरमान को देखा तब नहीं है, अभी रिश्ता कैसे तय है माँ? और वैसे भी मैंने कहा ना, फाइनल डिसीजन इनाया का ही होगा, और दूसरी बात यही इसका घर है माँ, जैसे वहां रहती रही है वैसे ही यहाँ रहने दो, फ्री रहने दो, किसी बात के लिए रोक टोक करने की जरूरत नहीं है, श्वेता ने कहा। और उसके बाद नानी माँ को नीचे ही एक कमरे में ठहरा दिया और फिर इनाया को लेकर ऊपर वाले पोर्शन में आए, जहां पर अरमान और आरोही के रूम थे और आगे बड़ा सा टेरेस और खूबसूरत बालकनी भी। इनाया आंखें बड़ी करके चारों तरफ देख रही थी। अच्छा लग रहा है कि नहीं घर? श्वेता ने कहा। खूबसूरत है श्वेता माँ, बेहद खूबसूरत है, इतने खूबसूरत घर अंदर से तो मैंने सिर्फ मूवीज में ही देखे हैं, इनाया ने कहा। श्वेता ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और एक रूम का दरवाजा खोला। ये रूम है तुम्हारा बेटा, अब से तुम यही रहोगी। ये लेफ्ट वाला रूम अरमान का है और राइट वाला रूम आरोही का है, श्वेता ने बताया। मैं नीचे ही रुक जाती हूँ ना नानी माँ के साथ, बेवजह ही यहाँ क्यों? आई मीन अरमान और आरोही तो शायद अच्छा न लगे, इनाया झिझक के साथ बोली। और क्यों अच्छा नहीं लगेगा उन्हें? इनफैक्ट आरोही तो बहुत एक्साइटेड थी तुमसे मिलने के लिए, पर वह इंस्पेक्टर है ना, उसके पुलिस का काम रहता है, वरना अभी यहाँ जरूर होती।
श्वेता बोली, इट्स ओके श्वेता माँ, काम सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं तो खुद जॉब ढूंढ रही हूं ताकि नानी माँ का इलाज। इनाया बोलते बोलते रुक गई। तुम काम जो मर्जी करो पर माँ के इलाज की चिंता मत करो। मैं कल ही उन्हें लेकर जाऊंगी यहाँ के वेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। श्वेता बोली और फिर इनाया को पूरा रूम दिखाया। कैसा लगा रूम? श्वेता ने कहा। ये भी कोई पूछने की बात है श्वेता माँ, बहुत खूबसूरत रूम है और उस पर भी जो आपने खास इंटीरियर कराया है ना सब मेरी पसंद को ध्यान में रखकर ही कराया है, तो फिर ना पसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। इनाया मुस्कुराकर बोली, अच्छा चलो आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, थकान हो रही होगी। तब तक मैं देखती हूँ डिनर में क्या बनाना है। डिनर हो जाए उसके बाद टाइम से सो जाना ठीक है, श्वेता ने कहा और बाहर चली गई। इनाया ने गहरी सांस ली, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। आंखें बंद की और दिमाग में हलचल होने लगी। अरमान अवस्थी, कैसे दिखते हो तुम? अब तो तुम्हें देखने की ख्वाहिश इस दिल में आने लगी है। पर तुम्हें शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, या शायद तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता मेरे यहाँ आने ना आने से। अदरवाइज यू इस टाइम पर मीटिंग के लिए जाना। इनाया खुद से ही बोली। मैं भी क्या टिपिकल इंडियन गर्ल्स की तरह सोचने लगी। काम है उनका तो जाएंगे ना वह, और मुझे भी क्या पड़ी है इतनी जल्दी उनसे मिलने की। जरा लाइफ को एंजॉय करती हूँ और फिर नानी माँ की तबीयत का देखना है। अरमान अवस्थी तो सबसे लास्ट में है, उसे बाद में देखती रहूंगी, इनाया ने खुद से ही कहा और उठकर वॉशरूम में चली गई। मित्रों, आप सुन रहे हैं कौन तुझे यूं प्यार करेगा, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगले पार्ट का इंतजार कीजिए।